जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मैं करियर विथ विवेक यूट्यूब चैनल पे। आइए आज से फिर हम लोग झारखंड के इतिहास शुरू करेंगे। आइए आज झारखंड का एक नया चैप्टर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो हम लोग इस चैप्टर से उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अनावश्यक पढ़ने से आपको चैप्टर भी बोरिंग हो जाएगा और एग्जाम में आता भी नहीं है। तो फिर आप किताब में देखिए तो बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन कभी एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं है और उसका स्कोप भी बहुत कम है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंट होगा उतना ही हम लोग इस चैप्टर से पढ़ेंगे। झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश, ठीक है। हम लोग देखते हैं तो अगर आप देश लेवल में देखिएगा तो मुगल लोग था आपका, बहुत सारा राजवंश शासन किया था जिसका जो प्रभाव था पूरे देश में था। लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रीय छोटा छोटा राजा भी अपना अपना छोटा छोटा क्षेत्र में शासन करते थे। उसी प्रकार से झारखंड के भी क्षेत्र में आपका अलग अलग क्षेत्र में छोटा छोटा कुछ राजवंश थे जो कि शासन करते थे। तो हम लोग को उन्हीं लोग के बारे में पढ़ना है। एग्जाम में यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग एग्जाम के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग को पढ़ना है झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। हेडिंग बना लीजिएगा, झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश, ठीक है। जब पूरा झारखंड में देखिएगा तो लगभग 5-6 ठो अलग अलग क्षेत्र में आपको मिलेंगे राजवंश, जिसका जो है कुल उसी का वंश का लोग एक के बाद एक शासन करते हैं। तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ना है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा झारखंड में मुख्य रूप से आपका राजवंश था, किसके क्षेत्र में उन लोग का शासन चलता था। तो सबसे पहला 1 नंबर में हो जाएगा आपका, आ जाएगा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का राजवंश। 2 नंबर में पलामू, ठीक है, पलामू का राजवंश। रामगढ़ क्षेत्र का राजवंश। आप सिंहभूम क्षेत्र का राजवंश, ठीक है। इसके बाद मानभूम या धनबाद, धनबाद या मानभूम, ठीक है, इस क्षेत्र का राजवंश। और आप अन्य लिख लीजिए, कुछ और छोटा मोटा होंगे उसको हम लोग अध्ययन कर लेंगे। तो झारखंड में हम लोग को मुख्य रूप से इन्हीं क्षेत्र के राजवंश के बारे में पढ़ना है। जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र का राजवंश मतलब कि रांची, लोहरदगा, गुमला, इस सब जिला में जो क्षेत्र में जो शासक शासन करते थे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पलामू, गढ़वा, लातेहार ऐसे क्षेत्र में जो शासन शासन करते थे उसके बारे में पढ़ेंगे। रामगढ़ का क्षेत्र हो गया, रामगढ़ हजारीबाग का क्षेत्र, उस क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। सिंहभूम, अभी जो आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां का क्षेत्र है, वहाँ जो प्राचीन में राजवंश कौन कौन सा शासन करते थे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर धनबाद, धनबाद मानभूम का जो क्षेत्र है, बंगाल से भी सटा हुआ कुछ भाग है, वहाँ के बारे में पढ़ना है और कुछ और पढ़ना है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहले छोटा नागपुर में तो छोटा नागपुर में आपको दो दो था, इस क्षेत्र में 2 राजवंश शासन किया। पहला मुंडा, मुंडा राजवंश, ठीक है। पहले शासन कौन किया? मुंडा राजवंश। उसके बाद नागवंशी शासक, ठीक है। तो यहाँ पे 2 राजवंश का शासक रहा है छोटा नागपुर का क्षेत्र में। इसी प्रकार से पलामू के क्षेत्र में भी आपको 2 राजवंश शासन किया। एक किया रक्सौल और दूसरा चेरो, ठीक है। इस क्षेत्र में यही 2 राजवंश, राजवंश समझते हैं, एक राजा बना इस क्षेत्र का, उसी का बेटा, उसका बेटा, इस टाइप से उसका वंश जो है उस क्षेत्र में शासन कर रहा है। तो उस टाइप का जो शासन व्यवस्था उसको उस शासन व्यवस्था को हम लोग राजवंश का शासन व्यवस्था कहते हैं। तो एक बार एक रक्सौल का था, रक्सौल जब हटा तो कौन आ गया? चेरो आ गया पलामू में। रामगढ़ में एक ही शासक, एक ही वंश रहा है, वह सिंह वंश रहा है। सिंहभूम के क्षेत्र में भी एक वंश था जिसका नाम सिंह वंश ही था, और दूसरा था ढाल, ढालभूम का राजा, ठीक है, ढालभूम का वंश। 2 हो गया।
धनबाद में आइएगा तो एक मानभूम हो जाएगा, मानभूम, मानभूम राजवंश तथा पंचेत राजवंश। अन्य में हम लोग खड़गडीहा का पढ़ लेंगे, खड़गडीहा। पलामू के क्षेत्र में एक तो सोनपुरा था, इत्यादि को पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। हम लोग को झारखंड में जो क्षेत्रीय राजवंश है उसके बारे में, इन्हीं राजवंश के बारे में पढ़ना है। आइए अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को आप रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर प्ले कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग छोटा नागपुर के राजवंश से स्टार्ट करते हैं, और उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। अनावश्यक कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। छोटा नागपुर का मुंडा राजवंश। ठीक है, छोटा नागपुर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसमें मुंडा के बारे में पढ़ेंगे। मुंडा राजवंश, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि इस जो वंश था इसके शासक कौन होंगे, मुंडा जनजाति के लोग होंगे। मुंडा राजवंश के शासक कौन होंगे, मुंडा जनजाति के लोग हैं। तो झारखंड में जो राज निर्माण का प्रक्रिया शुरू हुआ, मुंडा लोग ही शुरू किए थे। इससे पहले झारखंड में कोई भी राजा नहीं होता था, इस टाइप का कोई व्यवस्था नहीं था। लेकिन जब झारखंड के क्षेत्र में मुंडा जनजाति लोग आए, कब आए थे, तो 600 ईस्वी पूर्व में झारखंड के क्षेत्र में मुंडा जनजाति लोग का आगमन कब हुआ, 600 BC, यानी कि 600 ईस्वी पूर्व। इसको वर्तमान समय से जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 600 ईस्वी पूर्व, मतलब कि 600 पहले। अभी कितना चल रहा है, 2025, तो मोटा मोटी मान लीजिए कि 2600 ईस्वी पूर्व। आज से 2600 साल पहले, आज से 2600 साल पहले झारखंड के क्षेत्र में कौन आए थे, मुंडा जनजाति के लोग आए थे। इन्हीं लोग जब यहाँ पे आए तो जो छोटा नागपुर का क्षेत्र था, वहां पे इन लोग अपना एक शासन व्यवस्था शुरू किए, और उसी शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, तो क्या हुआ, इन लोग लाके अपना क्षेत्र में बस गया 600 ईस्वी पूर्व में। इसके बाद इसी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रीसा मुंडा, रीसा मुंडा। इनको मुंडा जनजाति का आदि पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदि पुरुष, आप लिख लीजिएगा। रीसा मुंडा को मुंडा जनजाति का आदि पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष, आदि मतलब क्या होता है, सबसे पुराना, सबसे पुराना। इनको क्यों कहा जाता है रीसा मुंडा को आदि पुरुष, क्योंकि यही रीसा मुंडा थे कि झारखंड के क्षेत्र में पहला बार राज निर्माण का प्रक्रिया शुरू किए थे। ठीक है, इन्हीं के मन में आया था कि हम लोग अब एक शासन व्यवस्था बनाएंगे, उसमें राजा होगा, राजधानी होगा, इस टाइप की जो व्यवस्था है, इन्हीं का मन का उपज था, इन्हीं का सोच था। इसीलिए इनको मुंडा जनजाति का आदि पुरुष कहा जाता है। तो क्या हुआ कि इनका मन में आया कि हम लोग राज्य निर्माण का प्रक्रिया शुरू करेंगे, राजा बनाएंगे। तो रीसा मुंडा क्या किए कि सुतिया पहान, एक व्यक्ति थे सुतिया पहान, आप लिखते जाइएगा। सुतिया पहान को राजा बनाया। सुतिया पहान को क्या बना दिए, राजा। ठीक है, खुद नहीं बने, रीसा मुंडा खुद कुछ नहीं बन रहे हैं, इनका विचार है ही, बस उसी विचार के हिसाब से जो इनको योग्य व्यक्ति लग रहा है उसको बनाते जा रहे हैं। तो सुतिया पहान नामक एक व्यक्ति थे, सुतिया पहान को रीसा मुंडा क्या बोले, तुम राजा बनेगा। ठीक है, और जो राज बना, राजा का एक राज्य होगा तो राज्य का कुछ नाम होगा, तो राज्य का नाम जो है सुतिया नागखंड रखा गया। ठीक है, राज्य का क्या नाम रखा गया, सुतिया नागखंड, सुतिया नागखंड। ठीक है, तो राजा का नाम क्या था, सुतिया पहान, सुतिया पहान। इन्हीं के नाम पे मिलता जुलता राज्य का नाम रख दिया गया, सुतिया नागखंड। ठीक है, और राजधानी क्या बनाया गया, राजा कौन है, सुतिया पहान, और पूरा राज्य का नाम क्या है, सुतिया नागखंड। राजधानी भी होगा, तो राजधानी कहाँ, राजधानी किसको बनाया गया, राजधानी जिस जगह को बनाया गया उसका नाम रखा गया सुतियाम्बे, सुतियाम्बे। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें कनेक्शन आपस में मिला हुआ है। राजा का नाम सुतिया पहान है, इसीलिए पूरा राज्य को सुतिया नागखंड कहा दिया गया, और जो राजधानी बना उसका भी नाम जो है सुतियाम्बे रख दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते रहता है, पूछता है कि झारखंड में पहला बार राज्य निर्माण की प्रक्रिया किस जनजाति के द्वारा शुरू किया गया, तो आपको आंसर करना होगा मुंडा जनजाति।
कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने राज निर्माण की कल्पना किया या राज निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया? तो वो व्यक्ति का नाम था ऋषा मुंडा। ऋषा मुंडा जो राज बनाया उस राज का क्या नाम रखा गया? सुतिया नागखंड। जो सुतिया नागखंड का राजा बना उसका क्या नाम था? सुतिया पाहन। और उस राज्य का राजधानी कौन था? सुतियाम्बे, अभी भी रांची के बगल में है। और रांची से जब आप कांके तरफ पिठोरिया तरफ जाइएगा तो यहाँ पे आपको सुतियाम्बे करके एक जगह मिलता है, अभी भी वो जगह है। तो वहां पे उस जगह का राजधानी बनाया गया सुतियाम्बे को, ठीक है। और पूरा का पूरा जो राज बना, तो अभी भी देखते हैं जब भारत पूरा एक देश है हम लोग का भारत, इसको विकास के लिए क्या किया गया है? 28 राज्य में बांटा गया है, उसके अनुशासित प्रदेश में बांटा गया है, फिर इसको जिला में बांटा गया है, जिला से फिर प्रखंड में बांटा गया है। तो इसी प्रकार से जो ये राजा बने, इन्होंने क्या किया? सुतिया पहन ने अपना जो इनका राज्य क्षेत्र था उसको 7 गढ़, कितना में? 7 गढ़ और पुनः 21 परगना में बांट दिए। 21 परगना में बांट दिए। आप लिख लीजिएगा कि जो आपका जो मुंडा वंश था ये कितना भाग में बटा हुआ था? 7 गढ़ तथा 21 परगना में बटा हुआ था। आइए, 21 परगना का नाम जानना जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग 7 जो गढ़ है, 7 गढ़ का नाम हम लोग लिख लेते हैं। कौन कौन सा गढ़ था? तो पहला का नाम था लोहागढ़। लोहागढ़ वर्तमान में इसको क्या बोला जाता है? लोहरदग्गा। तो लोहरदग्गा जिसको हम लोग अभी वर्तमान समय में बोलते हैं, क्या इसका नाम था उस समय इस क्षेत्र का? लोहागढ़। दूसरा क्षेत्र का नाम रखा गया पालूनगढ़। पालूनगढ़ वर्तमान समय में इस क्षेत्र को पलामू बोला जाता है। पलामू के क्षेत्र को उसमें पालूनगढ़ कहा जाता था। और देखिए तीसरा जो है आपका सिंहगढ़। सिंहगढ़ वर्तमान समय में सिंहभूम का क्षेत्र हो गया। सिंहभूम का क्षेत्र को सिंहगढ़ कहा गया था। चौथा में आइएगा तो आपका सूरजगढ़। सूरजगढ़ वर्तमान समय इसको सरगुज्जा या सुरगुज्जा कहा जाता है। सुरगुज्जा ये कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ का एक जिला है जो झारखंड से सटा हुआ है। गुमला आसपास का क्षेत्र से जो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनता है, उस क्षेत्र में जो जिला है छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है? सुरगुज्जा है। तो उस समय जो नागवंशी शासक का शासन था, वर्तमान झारखंड के साथ साथ अभी जो वर्तमान में झारखंड है, वर्तमान छत्तीसगढ़ का भी कुछ क्षेत्र में इन लोग का शासन था। ठीक है, इसको आप याद रखिए, एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से घुमा कर पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट था आपका हजारी मानगढ़। मानगढ़ जिसको भी मानभूम कहा जाता है, यानी कि धनबाद। धनबाद के क्षेत्र को मानभूम भी कहा जाता है। छठा था हजारीबाग। हजारीबाग जिसको अभी भी हजारीबाग के नाम से ही जाना जाता है। और सातवां था केसलगढ़। ठीक है, केसलगढ़ आप इसको लिख लीजिए। 7 गढ़ कौन कौन सा था? लोहागढ़, पालूनगढ़, सिंहगढ़, सूरजगढ़, मानगढ़, हजारीबाग और केसलगढ़। और पुनः 21 परगना में विभाजित किया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो वंश चल रहा था, इस वंश का जो अंतिम राजा हुए, बहुत समय तक तो यह नहीं चला, बहुत कम समय के लिए ही चला। तो पहला राजा कौन थे? सुतिया पहन। आपका जो मुंडा वंश चला, इसका पहला राजा कौन थे? सुतिया पहन। जो अंतिम राजा थे उनका नाम था मदरा मुंडा। मदरा मुंडा। ठीक है, पहला राजा सुतिया पहन, अंतिम राजा मदरा मुंडा। इसके बाद इस वंश का शासन खत्म हो गया। हुआ क्या कि जो मदरा मुंडा थे, इनका कोई भी अपना वैध पुत्र नहीं था, मतलब इनका अपना पुत्र नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो ये क्या किया कि एक पुत्र को गोद ले लिए। मदरा मुंडा क्या किए? एक पुत्र को गोद ले लिए जिसका नाम था आपका जिन्होंने वो वंश का स्थापना किया था नागवंश का, तो उनका नाम था फनी मुकुट राय। ठीक है, तो मदरा मुंडा का अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो मदरा मुंडा क्या किया कि फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय नामक व्यक्ति को मदरा मुंडा जो है गोद ले लिए। इसके बाद राजा कौन बने? फनी मुकुट राय। यहाँ से क्या हुआ कि जब मुंडा राजवंश का नाम चेंज होकर क्या बन जाएगा? नागवंशी शासक। क्योंकि ये जो थे इनका ऐसा माना जाता है कि ये
इन लोग जो थे नागवंश से संबंधित व्यक्ति थे, इसीलिए यहाँ से जो शासन चलेगा वो कौन सा हो जाएगा, नागवंशी शासक हो जाएगा। उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं, पहले इसको आप लिख लीजिए। चलिए अगला राजवंश नागवंश के बारे में पढ़ेंगे। मुंडा वंश के बारे में पढ़ लिए। मुंडा वंश में क्या था कि मुंडा राजवंश मदरा मुंडा के साथ खत्म हो गया। उनका ये एक पुत्र थे जिनका नाम था फनी मुकुट राय, उनको गोद लिए, वहां से जो राज चला उसको नागवंश कहा गया। चलिए अब अगला हम लोग छोटा नागपुर क्षेत्र में जो दूसरा वंश था नागवंश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नागवंश का संस्थापक कौन है? नागवंश के संस्थापक है फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय, इनके बारे में आपको बता दिए कि मदरा मुंडा का ये दत्तक पुत्र है, उनका अपना पुत्र नहीं था, तो इनको गोद लिए हुए थे। इसके बाद जो इनका जो शासन चल व्यवस्था चलने लगा उस वंश का नाम क्या पड़ गया? नागवंश। नागवंश क्यों पड़ा? क्योंकि फनी मुकुट राय का जो पिता का नाम था वह पुंडरीक नाग था। फनी मुकुट राय का जो पिता का नाम था, आप लिख लीजिए, नाम था पुंडरीक नाग। इन लोग का टाइटल था नाग, इसीलिए इस वंश का नाम हो गया नागवंश, और माता का नाम पार्वती था। ठीक है, तो इन्हीं पिता के नाम से ही इस वंश का नाम क्या पड़ा गया? आपको नागवंश पड़ गया। नागवंश के संस्थापक कौन है? फनी मुकुट राय हैं। ऐसा माना जाता है कि इस वंश का स्थापना कब हुआ था? तो 64 ईस्वी में। आपसे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नागवंश का स्थापना कब हुआ था? 64 ईस्वी में। किसने किया था? तो फनी मुकुट राय किए हुए थे। राजधानी कहाँ बनाया? राजधानी तो वही जहाँ पे मुंडा वंश का था, वही जगह जो था अभी भी नागवंशी शासक का भी राजधानी रहा, सुतियांबे। ठीक है, सुतियांबे में ही नागवंश का क्या था? आरंभिक राजधानी था सुतियांबे। अब लिख लीजिए, नागवंश का स्थापना 64 ईस्वी में हुआ। संस्थापक का नाम था फनी मुकुट राय, राजधानी था आपका सुतियांबे। आप फनी मुकुट राय का कि एक अपना जो विवाह है, फनी मुकुट राय विवाह कहाँ किए? पंचेत राज, धनबाद के क्षेत्र में एक राज था पंचेत राज, तो पंचेत राज में जो है विवाह कर लिए। पंचेत राज में क्या किए? पंचेत राज की जो कन्या थी उससे, पंचेत राज के कन्या से किसका विवाह हो गया? फनी मुकुट राय का। अब पंचेत राज के सहयोग से, पंचेत राज के सहयोग, जब शादी हो गया तो पहले के आपको पता होना चाहिए, पहले का राजा महाराजा जो लोग जो शादी करते थे, वैवाहिक जो संबंध बनाते थे, उसका मुख्य उद्देश्य होता था वो शक्ति में बढ़ोतरी करना। इस हिसाब से इन लोग जब दो शासक आपस में वैवाहिक संबंध में बन जाते थे तो दोनों का जो है पावर आपस में मिलकर बड़ा और अधिक हो जाता था। इसके बाद इन लोग मिलकर किसी अन्य राज्य पे अटैक करते थे। इन लोग ऐसे ही किए। वैसे ही क्या किए कि फनी मुकुट राय का शादी किससे हो गया? नागवंश का जो है आपका संबंध किससे बन गया? पंचेत राज के राजवंश से बन गया। और दोनों मिलके पंचेत राज के सहयोग से, पंचेत राज के सहयोग से उड़ीसा के क्षेत्र में है दक्षिण की तरफ केवंझर, एक केवंझर राज हुआ करता था। उड़ीसा में अभी भी केवंझर जिला है। तो इन लोग क्या किए कि पंचेत राज के सहयोग से केवंझर पर विजय पा लिया, केवंझर राज्य पे विजय पा लिया, केवंझर राज्य पर अधिकार कर लिया। इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने किस राज्य के सहयोग से केवंझर राज्य पे अधिकार कर लिया था? तो पंचेत राज्य के सहयोग से आपको आंसर टिक करना होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। और क्या किए, जहाँ राजधानी था फनी मुकुट राय का, राजधानी कहाँ था? सुतियांबे। इसी सुतियांबे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया, सूर्य मंदिर। आप लिख लीजिए कि फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है
कि सूर्य मंदिर का निर्माण फनी मुकुट राय के द्वारा कहाँ पे करवाया गया था? तो अपनी राजधानी सुतियांबे में करवाया गया था। इनका जो दीवान था उनका नाम था भैव राय श्रीवास्तव। फनी मुकुट राय के दीवान का नाम था भैव राय श्रीवास्तव। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि भवराव श्रीवास्तव कहाँ के रहने वाले थे? बनारस। भवराव श्रीवास्तव बनारस के रहने वाले थे। वर्तमान में बनारस को वाराणसी कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि फनी मुकुट राय जब झारखंड छोटा नागपुर के क्षेत्र के राजा बने, जब नागवंश का स्थापना हुआ, उसके बाद से ही झारखंड के क्षेत्र में बाहरियों का प्रवेश शुरू हुआ, क्योंकि जो नागवंशी शासक थे बाहरी लोग को अपने क्षेत्र में आने और यहाँ पे काम करने का इन लोग मतलब छूट दिए हुए थे, अवसर दिए हुए थे। इसीलिए उसी समय से बाहर के लोग जो हैं इस क्षेत्र में आना शुरू किए थे। आप लिख लीजिए। चलिए, तो हम लोग फनी मुकुट राय के बारे में पढ़ लिए, जो नागवंश के संस्थापक थे। इसी नागवंश में और भी राजा हुए, कुछ कुछ प्रसिद्ध राजा, उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट राजा के बारे में पढ़ते हैं, जिनका नाम था प्रताप राय। अब एक एक करके पढ़ते जाएंगे नागवंश के कुछ महत्वपूर्ण राजा के बारे में। लिख लीजिए प्रताप राय। प्रताप राय के बारे में विशेष क्या है, क्या जानना है? तो प्रताप राय जो है, जो राजधानी सुतियांबे था, नागवंश की राजधानी कहाँ था? सुतियांबे। तो प्रताप राय जो है राजधानी को सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित कर दिए थे। आप लिख लीजिए, प्रताप राय क्या किए थे? राजधानी जो नागवंश का सुतियांबे था, सुतियांबे से स्थानांतरित करके कहाँ ले गए? चुटिया ले गए थे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नागवंशी शासक ने चुटिया को राजधानी बनाया था? तो प्रताप राय। या फिर चुटिया को राजधानी कहाँ से स्थानांतरित करके बनाया गया था? सुतियांबे से। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुतियांबे के बाद नागवंश का अगला राजधानी कहाँ था? तो चुटिया में था। ठीक है, चलिए इसके बारे में, अगला शासक के बारे में पढ़ते हैं जो इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। गजघंट राय। गजघंट राय। ठीक है, आप लिख लीजिए गजघंट राय। इनके बारे में इंपोर्टेंट क्या है? गजघंट राय के बारे में हम लोग को क्या जानना है? तो गुमला जिला में एक जगह है घाघरा, आपको याद पहले ही बताए हुए हैं, पता होगा। गुमला जिला में एक प्रखंड है घाघरा। ठीक है, यहाँ पे एक हापा मुनि जगह है, जगह का नाम है हापा मुनि। गुमला जिला के घाघरा प्रखंड में एक जगह है जिसका नाम है हापा मुनि। इसी हापा मुनि जगह में गजघंट राय के द्वारा महामाया मंदिर, ठीक है, महामाया मंदिर का स्थापना करवाया गया था। महामाया मंदिर का स्थापना, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि महामाया मंदिर का स्थापना किसने करवाया था? तो नागवंशी शासक गजघंट राय के द्वारा करवाया गया था। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, महामाया मंदिर कहाँ पे है? तो हापा मुनि जगह पे है, जो गुमला जिला के घाघरा प्रखंड में पड़ता है। ठीक है, तो गजघंट राय के बारे में इतना इंपॉर्टेंट था जो जान लिए। चलिए अगला शासक के बारे में पढ़ते हैं, भीमकर्ण। अगला शासक कौन है इंपॉर्टेंट? भीमकर्ण। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले जो भी शासक थे उसका टाइटल क्या है? राय। राय। अब टाइटल क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो पहला शासक ये जो था जो कर्ण को बात लिया, अब राय से इन लोग किस में बदल गया? कर्ण में। तो लिख लीजिए कि कर्ण का उपाधि लेने वाला पहला शासक कर्ण का, कर्ण। ठीक है, राय से इन लोग क्या बन गया? टाइटल इन लोग का क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो कर्ण का उपाधि धारण करने वाला पहला शासक। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है? तो भीमकर्ण जो है, एक तो इनके इनके बारे में जानना है कि कर्ण को उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक है। और क्या है? तो जो राजधानी चुटिया है, अब जो चुटिया में राजधानी था,
इनसे पहले तक एकाकी की चुटिया से राजधानी को अब स्थानांतरित करके आपको ले गए खुखरा। चुटिया से कहाँ पे ले गए? खुखरा। तो भीमकर्ण के बारे में जानिए कि कर्ण को उपाधि धारण करने वाला पहला शासक। दूसरा पॉइंट इंपोर्टेंट क्या है कि राजधानी चुटिया, जो राजधानी चुटिया था उसको स्थानांतरित कर कहाँ पे ले गए? खुखरा में ले गए। राजधानी को चुटिया से खुखरा ले गए। और क्या जानना है? खुखरा में एक भीम सागर नामक झील का निर्माण करवाए। खुखरा में ही भीम सागर झील, भीम सागर झील का निर्माण, ठीक है। यही खुखरा में भीम सागर झील का निर्माण करवाया गया था भीमकर्ण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण के बारे में कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं, एग्जाम में क्या क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है शिवदास कर्ण से। तो शिवदास कर्ण जो थे, जो मंदिर है महामाया मंदिर, ठीक है, महामाया मंदिर में विष्णु का प्रतिमा, शिवदास कर्ण क्या करवाए? इस मंदिर में विष्णु का प्रतिमा स्थापित करवाए। लिख लीजिए कि महामाया मंदिर जो बनवाए कौन है? गजघंट राय। महामाया मंदिर बनवाए हैं गजघंट राय, लेकिन इस मंदिर में विष्णु, भगवान विष्णु का प्रतिमा स्थापित करवाए थे शिवदास कर्ण। तो आप लिख लीजिए महामाया मंदिर, महामाया मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाए थे। महामाया मंदिर में भगवान विष्णु का प्रतिमा कौन स्थापित करवाए थे? शिवदास कर्ण जो है करवाए थे, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, कुछ और इंपोर्टेंट है उसके बारे में लिखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट शासक के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। शिवदास कर्ण के बारे में देख लिए, अब देखते हैं नेक्स्ट छत्रकर्ण। छत्रकर्ण हम लोग सीक्वेंस से सभी शासक को नहीं पढ़ रहे हैं, उनका शासनकाल में बहुत सारे शासक हुए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो कुछ महत्वपूर्ण काम किए थे अपना शासनकाल में, उसी के बारे में हम लोग पढ़ना। एग्जाम में भी वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो छत्रकर्ण क्या किए थे? तो कोराम्बे में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाए थे। कोराम्बे, ठीक है, कोराम्बे। कोराम्बे लोहरदगा जिला में पड़ता है। तो कोराम्बे में विष्णु मंदिर का निर्माण, विष्णु मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे? छत्रकर्ण करवाए थे। अगला प्रमुख शासक कौन है? दुर्जन शाह। दुर्जन शाह, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछने के जाने का संभावना रहता है और पूछा भी गया है। तो दुर्जन शाह के बारे में पहला पॉइंट लिखिए कि जो थे मुगल शासक जहांगीर। मुगल शासक कौन है? जहांगीर के बारे में पढ़े होंगे। तो मुगल शासक जहांगीर के समकालीन थे। जिस समय मुगल का काल चल रहा था, उस मुगल राजवंश में जहांगीर का जब शासन चल रहा था, उसी समय आपका छोटानागपुर के क्षेत्र में दुर्जन शाह राजा थे। तो जहांगीर के समकालीन, ठीक है। पहला इंपोर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? जो दुर्जन शाह थे मुगल शासक जहांगीर के समकालीन थे। और क्या इंपोर्टेंट है? तो ये जो दुर्जन शाह थे, ये राजधानी चेंज कर दिए। अब ये राजधानी कहाँ ले गए? राजधानी को ये दोईसा ले गए थे, अपना राजधानी को दोईसा, ठीक है। राजधानी कहाँ ले गए? दोईसा। और दोईसा में क्या किए? एक नवरत्नगढ़ का किला बनाए, नवरत्न किला, ठीक है, जिसको नवरत्नगढ़ का किला कहते हैं। किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? दुर्जन शाह के द्वारा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछता है यहाँ से। जो नवरत्नगढ़ का किला है, पूरा लिख लेते हैं इसको। नवरत्नगढ़ का किला, नवरत्नगढ़ का किला, ठीक है। दुर्जन शाह के द्वारा नवरत्नगढ़ का किला का निर्माण करवाया गया। यह जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने अपनी राजधानी को दोईसा स्थानांतरित कर लिया था। और क्या है? दुर्जन शाह जो थे हीरा के पारखी थे।
हीरा के पारखी। दुर्जन शाह हीरा के पारखी थे। हीरा को पहचानने का इनमें मतलब ये हीरा को मतलब बहुत सारा चीज रखा हुआ है, उसमें से हीरा को ये पहचान लेते थे कि कौन हीरा है। क्या हुआ कि दुर्जन शाह को जहांगीर के समकालीन थे, तो जहांगीर दुर्जन दुर्जन शाह को कैद कर लिया था। जहांगीर जो है दुर्जन शाह को कैद करके दुर्जन शाह को कैद किया और कैद करके कहाँ ले गया था? ग्वालियर का किला, मध्य प्रदेश में ग्वालियर है ना। तो दुर्जन शाह को जहांगीर जो है दुर्जन शाह को कैद करके ग्वालियर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, तो ग्वालियर के किला में रखा था। ग्वालियर के किला में रखा था। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है कि दुर्जन शाह को किसने कैद किया था? जहांगीर ने। कैद करके कहाँ रखा था? तो ग्वालियर के किला में रखा हुआ था। फिर कुछ समय के बाद हीरा का पारखी होने के कारण जो है जहांगीर दुर्जन शाह को छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसके बाद चलिए कुछ और पढ़ लेते हैं। दुर्जन शाह के बारे में इतने इंपॉर्टेंट था, जान लिए। अब नेक्स्ट एनी शाह के बारे में पढ़ेंगे। एनी शाह, एनी शाह, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एनी शाह जो थे, रांची में जगन्नाथ मंदिर है। रांची में एक बहुत फेमस मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। तो एनी शाह के द्वारा 1691 ईस्वी में, कब? 1691 ईस्वी में एनी शाह के द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछता है। एक और शासक के बारे में लिख लीजिए, रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह, इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? तो रघुनाथ शाह जो है रांची के आसपास क्षेत्र में 2 मंदिर बनवाए थे, फेमस मंदिर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहला लिख लीजिए, रघुनाथ शाह का पहला क्या था? बोड़िया। रांची में एक जगह है बोड़िया, तो इन्होंने रांची के बोड़िया में मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन मंदिर का स्थापना करवाया, का निर्माण करवाया। और दूसरा चुटिया में, रांची स्थित चुटिया में राम सीता मंदिर, राम सीता मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो रघुनाथ शाह के बारे में 2 पॉइंट जानना है जो एग्जाम में आता है। एक तो रांची में ही बोड़िया है, बोड़िया में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया, और रांची के चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण करवाया। एनी शाह के बारे में आपको एक पॉइंट जानना है कि एनी शाह 1691 ईस्वी में रांची में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाए थे। आप इसको लिख लीजिए। एक पॉइंट और है इस वंश के बारे में, चलिए ऊपर लिख देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अगला वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब एक और शासक थे उदयनाथ सहदेव, लिख लेते हैं हम लोग अगला शासक के बारे में। उदयनाथ सहदेव, उदयनाथ सहदेव क्या किए थे? इन्होंने अपना राजधानी को पालकोट से, कहां से? पालकोट से रातू स्थानांतरित कर दिया था। अभी रांची में भी देखिएगा, रांची में जो रातू जगह है वहां पे अभी भी रातू का किला है। उसका जो निर्माण किसने करवाया था? उदयनाथ सहदेव के द्वारा कराया गया था। और वह जो रातू का किला है नागवंशी शासक का सबसे अंतिम राजधानी हुआ। उसके बाद कहीं राजधानी इन लोग का चेंज नहीं हुआ। इसके बाद एक नेक्स्ट शासक हुए चिंतामणि शरण नाथ सहदेव। चिंतामणि शरण नाथ सहदेव, इनके बारे में क्या जानना है कि इस वंश का अंतिम राजा हुआ। ठीक है, नागवंश के अंतिम राजा कौन थे? तो चिंतामणि शरण नाथ सहदेव। इसके बाद क्या हुआ कि भारत आजाद हो गया था। 1959 ईस्वी में झारखंड और बिहार उस समय एक ही था, बिहार कहलाता था। तो 1959 ईस्वी में एक बिहार सरकार एक कानून लाया था, जमींदारी उन्मूलन प्रथा। और जैसे ही जमींदारी का उन्मूलन कर दिया गया कानून बना के, उसके बाद
जो राजवंश था और राजा का जो शासन था इसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। तो उसके बाद इस टाइप का जो चीज था आपका बिहार झारखंड जो था संयुक्त रूप से उस समय यहाँ से खत्म हो गया था। तो अंतिम राजा कौन थे? चिंतामणि चरणनाथ सहदेव। ठीक है, आइए थोड़ा सा एक लिस्ट बना लेते हैं कि नागवंशी शासक का राजधानी कहाँ कहाँ रहा और उसको स्थापना कौन करवाया। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इसको सही क्रम में मिला है। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला राजधानी नागवंशी शासक कहाँ था? सुतियांबे। पहला राजधानी कहाँ था? सुतियांबे। सुतियांबे में राजधानी का कौन बनाए थे? तो पहला जो शासक थे फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय। सुतियांबे से कहाँ राजधानी चला गया? चूटिया। कौन ले गए थे? प्रताप राय। चूटिया से राजधानी कहाँ गया? खुखरा। चूटिया से कहाँ गया? खुखरा चला गया। खुखरा किससे कौन ले गए? भीमकर्ण। ठीक है, खुखरा से कहाँ गया? दोईसा। खुखरा से दोईसा गया। दोईसा कौन ले गए थे? दुर्जन शाह। दुर्जन शाह जो थे राजधानी को दोईसा ले गए। दोईसा से कहाँ गया? सतरंजी। सतरंजी। सतरंजी में राजधानी को कौन ले गया था? एनिसा। वही एनिसा जो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था 1691 ईस्वी में। इसके बाद सतरंजी के बाद राजधानी गया पालकोट। ठीक है, पालकोट में कौन ले गए थे? यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह। पालकोट के बाद राजधानी कहाँ चला गया? पालकोट भौरा। पालकोट के बाद गया पालकोट भौरा। पालकोट भौरा। यहाँ पे कौन ले गए थे? जगन्नाथ सहदेव। जगन्नाथ सहदेव। अब पालकोट भौरा से राजधानी गया रातूगढ़। यहाँ से कहाँ चला गया राजधानी? रातूगढ़। यहाँ पे कौन ले गए थे? पालकोट से भौरा से जो रातू गया उदयनाथ सहदेव। ठीक है, उदयनाथ सहदेव। उदयनाथ जो कि आपका नागवंश का अंतिम राजधानी था। आपसे क्वेश्चन एग्जाम कैसे कैसे पूछ सकता है कि नागवंशी शासक का पहला राजधानी कौन था? सुतियांबे। नागवंशी शासक का अंतिम राजधानी कौन था? तो रातूगढ़। पहला राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? फनी मुकुट राय के द्वारा। अंतिम राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? उदयनाथ सहदेव के द्वारा। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगला क्लास में। इससे आगे जो बचा हुआ है झारखंड का क्षेत्रीय वंश के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, आज के लिए तब तक यहीं समाप्त करते हैं।